बच्चों पिछले टर्म पर हमने ये स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था। आज हम oogenesis का अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से ठीक स्पर्मेटोजेनेसिस में ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता था और 3 फेज थी, मल्टीप्लाइकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। ठीक इसी प्रकार oogenesis में भी ऊटिड का फॉर्मेशन होता है। वहाँ स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता था, यहाँ ओगोनिया से ऊटिड का फॉर्मेशन होगा और ओगोनिया से ऊटिड का फॉर्मेशन सेम वही 3 अवस्थाएं के मल्टीप्लाइकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले जो मल्टीप्लाइकेशन फेज है, इसमें जो जर्मिनल जो एपिथेलियम की जो सेल्स हैं उनसे ओगोनिया बनी और ओगोनिया यहाँ ग्रोथ करके और प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ डिवीज़न अरेस्ट हो गया है और ये ओवरी के स्ट्रक्चर में हम बता चुके हैं, प्राइमरी ऊसाइट से अब ये डिवीज़न होता है। वहाँ पर ये अंतर था, स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्म की वो पढ़ी थी आपने, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, तो वहाँ ये अंतर था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो 2 सेकंड स्पर्मेटोसाइट अर्थात 2 इक्वल सेल बनती थी, यहाँ पर 2 अनइक्वल सेल बनती हैं। ये डिफरेंस है वहाँ पर। यहाँ पर तो यहाँ पर जो पहली एक सेल छोटी सेल बनी जिसे पोलर बॉडी कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी दूसरी भी बनेगी ना, इसलिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कह दिया है। और जो बड़ी लार्ज सेल बनी उसे सेकेंडरी ऊसाइट। चलिए मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया, अब मियोसिस सेकंड होगा। तो मियोसिस सेकंड के द्वारा जो सेकेंडरी ऊसाइट, वो पहले प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बन गया। अब सेकेंडरी ऊसाइट में जब मियोसिस जब होगा जब स्पर्म इंटर कर जाएगा और इंटर कर जाएगा तो सेकेंडरी ऊसाइट से तुरंत अपना वो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है। देखिए फिर अनइक्वल सेल बन गई, सेकंड पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है लास्ट में और देखिए ये ऊटेड और उसके बाद ये ओवम में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से ये 3 अवस्थाएं थी मल्टीप्लाइकेशन फेज में, इस पर ओगोनिया से जो ग्रोथ फेज के द्वारा जो प्राइमरी oocyte और फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte और ऊटेड या ओवम जिसे आप कह रहे हैं। तो ये बन चुका है और ये 3 अवस्थाएं हैं उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो होगा वह हार्मोनल कंट्रोल होगा कि हार्मोनल कंट्रोल किस तरह से इसको कंट्रोल करता है। बच्चों देखिए हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और इनसे स्टिमुलेट होकर एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन LH और FSH ये सीक्रेट करने लगती है और ये ओवरी को ट्रिगर करते हैं अर्थात ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं और ओवरी स्टिमुलेट होकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने लगती है। अब ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि एस्ट्रोजन ओवरी के किस पार्ट से सीक्रेट होता है, ध्यान होगा आप सोचिए, थीका इंटरना से ये सीक्रेट होता है और प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से। ये दोनों बातें आगे भी काम आएंगी जब अगला टॉपिक आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। तो जो एस्ट्रोजन थीका इंटरना से सीक्रेट होता है तो आप समझ लीजिएगा ये LH और FSH ये क्या करेंगे, ये थीका इंटरना के डेवलपमेंट में ही हेल्प करेंगे ना, तो थीका इंटरना एस्ट्रोजन सीक्रेट करने लगेगा। ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने वाली बात है, तो ये LH और FSH ये क्या करेंगे, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ को ट्रिगर करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम ग्रोथ करके और वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने लगेगा। और इस प्रकार से ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों यूट्रस की लाइनिंग को ये थिक करते हैं और यूट्रस की लाइनिंग को मोटी कर देते हैं जिससे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वहाँ पर हो सके यूट्रस की लाइनिंग के द्वारा, यूट्राइन वॉल के द्वारा। हालांकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे अधिक मात्रा में सीक्रेट हो गया तो ये नेगेटिव फीडबैक भी है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को और आफ्टर दैट ये जो है हाइपोथैलेमस तक ये सूचना पहुंच जाती है और वहाँ से इनका सिक्रीशन बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये FSH और LH किस प्रकार से ये काम करते हैं आप देख सकते हैं। FSH के बारे में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ थीका इंटरनल लेयर, ये जो ऑर्गेनुलस सेल में जो माइटोटिक डिवीजन होता है
तो उनको ये स्टिमुलेट करता है। और जो एस्ट्रोजन क्या करता है देखिएगा, थीका इंटरना सेल्स टू सीक्रेट एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सीक्रेट करने में ये मददगार होता है। और क्या करता है एफएसएच, प्राइमरी oocyte के मैचुरेशन को भी प्रमोट करता है। वहीं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है और इस प्रकार से कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण जो हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने लगता है। अब देखिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 3 इवेंट्स होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल या ओवरियन साइकिल कहते हैं। ये ओवरी में एक साइक्लिक चेंज होता है, इसलिए ओवरियन साइकिल कह दिया है इसे। यह हायर मैमल्स में, जो हायर मैमल्स की जो फीमेल होती हैं और विशेषकर जो ऑर्डर प्राइमेटा के जो एनिमल हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग, उनमें ये पाई जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवरियन साइकिल। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ये तुरंत ये प्रारंभ हो जाती है। और इसमें यहाँ पर ये भी बता दें कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे मीनार्च कंडीशन कहा जाता है। यह 10 to 14 ईयर्स कभी भी स्टार्ट हो सकती है फीमेल में, जो बिगनिंग हो सकती है इसकी। और इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है यह हर 28-29 दिन के बाद ये रिपीट होता है, इसलिए तो इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवम साइकिल कहते हैं। ये 3 अवस्थाओं में इसको बांटा जा सकता है, ब्लीडिंग फेस और फॉलिकुलर फेस, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, ब्लीडिंग फेस को मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, और ल्यूटियल फेस या सीक्रेटरी फेस भी कहा जाता है। और डेज भी डिवाइड कर दें, देखिएगा मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज, फॉलिकुलर फेज 6 to 14 डेज और ल्यूटियल फेज 15 to 28 डेज। बच्चों ये जो चित्र है ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी कह रहा है। अभी हमने जो 3 अवस्थाएं बताई थी, आप देख रहे हैं कि इसमें एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, 3 कॉलम बने हुए हैं। तो ये तीनों कॉलम, ये 3 फेजेस क्या, ये पहली जो फेज़ है ये मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी जो फेज़ है ये ल्यूटियल फेज, और तीसरी जो ये दूसरी जो फेज़ है फॉलिकुलर फेज, और तीसरी जो फेज़ है ल्यूटियल फेज। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 ये जो है 3 इवेंट एक साथ इस चित्र में शो किए हैं। और ये चित्र अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल क्लियर आपको याद है। तो आप देख रहे हैं सबसे नीचे एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है, तो एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग, यूट्रस की जो वॉल, कहने का मतलब ये है यूट्रस की जो वॉल है उसमें क्या क्या चेंज होते हैं। तो यूट्रस की वॉल का ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है। ये डेज लिखे हुए हैं 0 से लेकर 28 डेज तक ये लिखा हुआ है। और इससे ठीक ऊपर ये जो हार्मोन्स हैं, 4 हार्मोन्स, जो एक तो 2 तो पिट्यूटरी से आते हैं और 2 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो ओवरी से सीक्रेट होते हैं। आपको फिर मैं पुनः स्मरण करा रहा हूँ, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है यह है इसकी थीका इंटरना, ओवरी में जो फॉलिकल जो बनी उसकी थीका इंटरना से, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटियम जब बनेगा तब रिलीज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जो एफएसएच और एलएच जो हार्मोन हैं, ये एलएच और ये एफएसएच ये पिट्यूटरी से आ रहे हैं सीधे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो एफएसएच और अच्छा ये ध्यान रखना, एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। ये थोड़ा बहुत अप डाउन ये होता रहता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, तो जो हार्मोन लेवल नहीं है तो ये, क्योंकि हार्मोन ही तो इसकी जो रिकवरी करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं, तो नो हार्मोन तो क्या है ये जो है डिजेनरेट होने लगेगी और ये ब्लड और म्यूकस के साथ ये बाहर आने लगेगी। और ये स्टेज जो है लगभग 1 to 5 डेज ये चलती है। तो 5 दिन तक लगभग ये मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या है कि यूट्राइन लाइनिंग का ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आना। और यहाँ पे ये भी हमने जानकारी लिख दिया है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो समझ लीजिएगा प्रेगनेंसी हो चुकी है। और डिजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम क्यों पाया जाता है ये बता चुका हूँ, क्योंकि एलएच का लेवल गिर गया। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन नहीं है। तो इस प्रकार से 5वें दिन ये जो ब्लीडिंग है ये लगभग स्टॉप हो जाती है और अगली स्टेज
और अगली स्टेज कौन सी है? अगली स्टेज आप देख रहे हैं ये फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। और ये जो फॉलिकल है यह अब ओवम प्रिपेयर करेगी। तो फॉलिकुलर फेज में आप देख रहे हैं धीरे 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 जैसे जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ा वैसे वैसे ही फॉलिकल LH और FSH का लेवल बढ़ा, वैसे वैसे ही फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ। अब जैसे ही फॉलिकल डेवलप होगी तो अपने आप ही उसमें थीका इंटरना डेवलप हो जाएगी, अपने आप ही एस्ट्रोजन का लेवल तो अपने आप ही बढ़ जाएगा भैया। तो फॉलिकल मैच्योर हो रही है, देखिएगा मैच्योर हो रही है, और डे भी संग की संग देखते जाइएगा, लगभग 14th डेज अर्थात मिड ऑफ जो ओवरियन साइकिल। तो ओवरियन साइकिल के जस्ट मिडिल में ये फॉलिकल अब रप्चर होकर और ओवम को रिलीज़ कर देती है। ओवम को रिलीज़ कर देती है तो ओवम तो चला गया अब फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पर फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ये सेकंड स्टेज जो फॉलिकुलर फेज थी, इसमें इसे प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम का भी निर्माण हो रहा है और ओवरियन फॉलिकल का भी निर्माण हो रहा है। और ये जो क्योंकि हाई डोज अर्थात अधिक मात्रा में जो FSH आ जाता है इसमें, और लगभग 14वें दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवम का सीक्रेशन हो जाता है और जो फॉलिकल रप्चर होकर और ओव्यूलेशन कर देती है। तो ये बिल्कुल मिडिल में होता है। अब तीसरी जो स्टेज है वह ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज इसलिए कहते हैं, ल्यूटियम बनता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए ल्यूटियल फेज कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, तो इसलिए इस कॉलम में प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो अगला जो स्टेप है वो तीसरा, वह ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में ये रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल डेवलप्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अब ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने लगा है। तो आप देख रहे हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही जो हार्मोन हैं ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ये कितना देखिएगा कितनी ग्रो कर देते हैं, और इसमें ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर इसमें देखिएगा बन चुके हैं। तो यहीं तो जो डेवलपिंग अगर वो फर्टिलाइजेशन हो गया होगा उसका जो ओवम का, तो यहीं तो डेवलप होगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, इनके साथ जुड़ जाएगा तो नरिशमेंट के लिए। और ये इसी पर्पज़ से इसकी जो लाइनिंग को बढ़ा रहे हैं कि भैया फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जिस प्रकार से गेस्ट की तैयारी करते हैं ना कि गेस्ट आएगा उसके लिए हमें भोजन देना है, ऐसे ही ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों, इसलिए इनको प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाले हार्मोन भी कहते हैं ना। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले ये पूरे समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये पूरे समय बने रहते हैं और इसकी यूट्राइन वॉल की फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं 16 से 28वें दिन ये यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग ये बढ़ती और बढ़ती जा रही है। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बच्चों। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? फिर तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की क्या ज़रूरत है भैया? फिर तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या होगा? फिर वही पहली अवस्था जो 1 to 5 डेज में आई थी कि स्पर्म तो मिल नहीं पाया, ओवम डिजेनरेट हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, अब एंडोमेट्रियल लाइन क्या बने? तो हार्मोन लेवल FSH और LH का गिर जाता है और वही 1 to 5 डेज वाली जो मेंस्ट्रुअल फेज पुनः प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से ये अध्ययन करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis, ये दोनों ही आपको अध्ययन करना है।